हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 6 जो कि है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सजीव होते हैं और क्या चीज़ें निर्जीव होती हैं। सजीव के बारे में, सजीव यानी कि लिविंग। देखिएगा, इसमें ऐसे लिखा गया है जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएं होती हैं, वे क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि जिनमें क्या होगा? विभिन्न जैविक क्रियाएं। कौन कौन जैविक क्रियाएं? देखिए, जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? पोषण होता है आपका, उपापचय होता है, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन आदि ये सब क्रियाएं पाई जाएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। और अगर नहीं पाई जाएंगे तो उसे हम क्या कह देंगे? निर्जीव कहेंगे। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी कह देते हैं सजीव उन्हें कहते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, उसे सजीव कहते हैं। ये भी बात क्या है? सही है। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। इसका उदाहरण है मनुष्य, मेढक, गाय, पौधे आदि, जो भी और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप क्या कर सकते हैं? आसानी से बता सकते हैं। अब हम देख लेते हैं निर्जीव के बारे में। निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग। नॉन लिविंग किसे कहते हैं? देखिएगा, जिनमें जैविक क्रियाएं, यानी कि कौन कौन सी क्रियाएं? जैविक क्रियाएं। कौन कौन जैविक क्रियाएं होती हैं? आपका पोषण हो गया, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएं होती हैं, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? सजीव कह देते हैं। तो यही सब जो जैविक क्रियाएं हैं, ये सब जैविक क्रियाएं जिनमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, क्या? जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? पत्थर हो गई, बाल्टी हो गया, जग हो गया, स्कूटर हो गया आदि। ठीक है, ये सब चीजें क्या है? निर्जीव है। सजीव और निर्जीव को अच्छी तरीके से और समझने के लिए हम इनके बीच अंतर देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सजीव तथा निर्जीव में क्या क्या अंतर होता है, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो इसको ऐसे देखेंगे। पहला पॉइंट लिखा गया है, पहला पॉइंट लिखा गया है सजीव के इनमें वृद्धि होती है और इनमें वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो वृद्धि किसमें होगी? सजीव में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 6 मंथ का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, तो क्या होता है? साल 2 साल बाद क्या होता है? वो उसके आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अगर मोटर बाइक है, उससे आप क्या करें? खरीद कर लाएं और 6 साल बाद उसे देखेंगे या 6 महीने बाद देखेंगे, वह ज्यों की त्यों क्या रहेगी? बनी ही रहेगी। ठीक है, सजीव में देखिए दूसरा पॉइंट इस तरह दिया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं? स्वयं गति करते हैं। और निर्जीव में क्या लिखा गया है? लिखा गया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई भेड़ बकरी या कुछ भी हो या हम ही लोग हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं चले जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर मैं बाइक की बात करूं, कार की बात करूं, यहाँ तक कि रोबोट की भी बात करूं, हम जब तक उन चीज़ों को स्वयं नहीं ले जाएंगे या रोबोट को जब तक हम स्वयं कमांड नहीं देंगे, तब तक वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं इनको क्या है? इनको किसी माध्यम की जरूरत जरूर होगी निर्जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। सजीव में देख लीजिए तीसरा पॉइंट इस तरह लिखा गया है कि जल, भोजन, वायु की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है यार, जल और भोजन वायु की आवश्यकता किससे होगी? सजीवों को होगी। और जल, भोजन, वायु की आवश्यकता नहीं होती है किनको? निर्जीवों को। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? जनन, श्वसन और उत्सर्जन का गुण पाया जाता है। किन में पाया जाएगा? ये सब सजीवों में पाया जाएगा। और किन में नहीं पाया जाता है? ये सभी गुण। कौन से गुण? जनन, श्वसन और उत्सर्जन के गुण। कौन से? जनन, श्वसन और उत्सर्जन के गुण किन में नहीं पाया जाएगा? निर्जीवों में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि नोट में एक पॉइंट लिखा गया है। पहला पॉइंट क्या लिखा गया है कि विषाणु यानी कि वायरस सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है, अर्थात विषाणु न तो सजीव है और न ही निर्जीव है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? देखिएगा आगे के पॉइंट में। देखिएगा, मुक्त अवस्था में यह निर्जीव अणु की तरह होता है। जो आपका वायरस होता है यानी कि विषाणु होता है, जब यह मुक्त अवस्था में होता है यानी कि मान लीजिए एटमोस्फियर में है, आपके वातावरण में है, तो कैसा होगा? निर्जीव अणु की तरह क्या करेगा? कार्य कर। देखिएगा तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया है? बताया गया कि जब यह किसी कोशिका को संक्रमित करता है, यानी कि जब यह किसी कोशिका में क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा, तब यह क्या हो जाता है? तब यह सजीव की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इसको हम और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो इस पॉइंट को हमें ऐसे समझ लेते हैं कि देखिए वायरस है, जो वायरस जब आपका कहाँ पर था? वातावरण में था, तो कैसा था? निर्जीव था। जब ये किसी सेल के अंदर यानी कि जब किसी कोशिका में पहुंच गया तो कैसा हो गया? सजीव हो गया। ठीक है, जब ये वातावरण में था, ये वातावरण में ऐसे घूम रहा था, तब कैसे था? निर्जीव, निर्जीव की तरह कार्य कर रहा था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ? एक सेल में पहुंचा, उसे सेल को क्या किया?
उस कोशिका को क्या किया, संक्रमित किया, वैसे ही ये वायरस यानी कि ये विषाणु क्या हो गया, सजीव बन जाता है। तो इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, ये सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी होती है। अब हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। तो देखिएगा, जैव का मतलब होता है जीवन और प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाएं, यानी कि एक जीव को जीवित बनाए रखने के लिए जिन जिन क्रियाओं की आवश्यकता होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि जैव मतलब क्या होता है, जीवन, और प्रक्रम मतलब होता है क्रियाएं। तो जैसा कि हम कह भी सकते हैं कि जीवन को बनाए रखने के लिए जिन जिन क्रियाओं की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। तो देखिएगा कौन कौन सी क्रियाएं आवश्यक होती हैं। देखिएगा, पाचन में जैसे हम लोग जानते हैं, पाचन से ही क्या होता है, पोषण होता है, मिलता है हमें, होता है, ठीक है ना। पोषण, श्वसन और क्या, परिवहन और उत्सर्जन, ये सब क्रियाएं मिलकर ही क्या करती हैं, एक जीव को जीवित बनाए रखने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो प्रक्रम की डिफिनीशन भी देख लेते हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं जीवन प्रक्रिया या जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, हम जैव प्रक्रम की डिफिनीशन एक तरीके से और भी दे सकते हैं। कैसे, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। देखिए यहाँ पर एक शब्द अनुरक्षण जो हमें क्या कर सकता है, थोड़ा सा उलझन पैदा कर सकता है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि अनुरक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए आवश्यक कार्य। मतलब जो लोग शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए जो जो आवश्यक कार्य हैं वही क्या होते हैं, आपके अनुरक्षण होते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, जिसमें जैसा कि उसमें लिखा गया है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट में यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शन या जैविक क्रियाएं या जीवन प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम सभी एक हैं। मतलब कहने का सब कुछ मिलाकर ये मतलब है कि जितने भी यहाँ पर नाम दिए गए हैं नोट्स में, सबका मतलब एक ही होता है, क्या, जैव प्रक्रम। हमें कुछ पूछेगा, मतलब इन सब में से कोई भी नाम आ जाता है तो उसका मतलब क्या है, जैव प्रक्रम ही है। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला अलग है, बाकी सभी एक ही जैसे हैं। इसे उपापचयी क्रियाएं भी क्या होता है, उसका मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब भी यही होता है, क्या, जैव प्रक्रम। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि जीवन में होने वाली उपापचयी क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। उपापचयी कहेंगे, नंबर 1 क्या है, उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रिया यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन, वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे उपचयी क्रियाएं। ठीक, जैसे कि उदाहरण दिया गया है प्रकाश संश्लेषण। हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि देखिए, इस पॉइंट को हम ऐसे समझेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या थे, सरल अणु थे, ये सब मिलकर क्या बना दिए, जटिल अणु का क्या किए, निर्माण कर दिए। तो इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं, उपचयी क्रियाएं। ठीक है, निर्माण कर दें। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है क्या, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगर प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, और क्या होता है, वाटर होता है, जल, ये सब आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, C6H12O6, किसका, ग्लूकोज, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसका क्या होगा, निर्माण होता है इनसे। और सनलाइट की भी प्रेजेंस होती है, किसकी प्रेजेंस होती है, सनलाइट की, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, ये सब चीजें बनती हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। ये क्या है, एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे अणु है। ठीक है, ये क्या है, छोटे छोटे अणु है, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक बड़े अणु का क्या कर देते हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो हम इसे कह सकते हैं ना कि यह किसका उदाहरण है, यह आपका उपचयी क्रियाएं का उदाहरण है, यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन का उदाहरण है। हमने नंबर 1 पढ़ा उपचयी क्रियाएं, जिसमें हमने देखा कि सरल कार्बनिक पदार्थ जो थे वे क्या कर रहे थे, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर रहे थे। और जस्ट उसका उल्टा होता है क्या है, आपका अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रिया यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे अपचयी क्रियाएं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, उसका उदाहरण क्या दिया है, जैसे पाचन, श्वसन आदि। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोषण के बारे में। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि पोषण क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पोषण किसे कहते हैं। देखिएगा, पोषण को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, आखिरकार पोषण होता क्या है। पर लिखा गया है कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
यह ऊर्जा भोजन से मिलती है। अतः जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं या कहलाती है। हमने क्या देखा कि जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं इस धरती पर, सबको देखिए जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। और यह ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है, खाद्य पदार्थों से मिलती है। तो और उसी भोजन को ग्रहण करने का जो तरीका होता है, उस भोजन को ग्रहण करने का जो क्या है एक तरीका है, उसी तरीके को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, तो हम डिफिनेशन ऐसे हमने क्या कर लिया, देख लिया। और एक तरीके से और हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। और वह दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखिएगा, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। यहाँ पर देखिए शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग। ठीक है, हमने अनुरक्षण जान लिया था पहले ही कि शरीर को चलाने के लिए जो जो कार्य आवश्यक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनुरक्षण कहते हैं। तो चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, एग्जाम में जैसे भी पूछता है आपकी मर्जी, आपको जो याद हो जाए। तो अभी अभी हम पढ़कर आ रहे हैं पोषण। ठीक है, हमने पोषण में क्या पढ़ा कि भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो हम जान लेते हैं भाई साहब पोषक तत्व किन्हें कहते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि पोषक तत्व किन्हें कहा जाता है। देखिएगा देखिएगा भोजन में उपस्थित वे तत्व जो जीव में वृद्धि, विकास, मरम्मत, प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि भोजन में उपस्थित वे तत्व जो जीव में वृद्धि, विकास, मरम्मत, प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हम सब पोषक तत्व कहेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये कौन कौन से तत्व होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। तो यही सब तो मिलकर हमें हमारे शरीर में इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए, वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, विकास के लिए, मरम्मत, प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक, यही सब तो तत्व हैं। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उनमें भी तो यही चीज़ें होती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल से हमें मिलता है, और वसा होती है, प्रोटीन्स होते हैं, और क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें के जो पहले के तीन हैं, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन तीनों की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। इन तीनों की ज्यादा मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। और जो विटामिन होते हैं और खनिज लवण होते हैं, इनकी कम मात्रा में जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि जरूरत ही नहीं होती है लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, इस बात को भी हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। पोषण कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसे देखते हैं। पोषण देखिएगा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और क्या होता है दूसरा, विषमपोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और स्वपोषी पोषण को हम फिर दो भागों में डिफाइन मतलब बांट सकते हैं। कौन कौन सा, प्रकाश संश्लेषी जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक, और कौन से, रसायन संश्लेषी यानी कि कीमोसिंथेटिक। हम इन सब के बारे में जानेंगे। पहले थोड़ा सा हम थोड़ा क्या कर लें, पढ़ लें। देखिएगा फिर हमारा दूसरा क्या था, विषमपोषी पोषण जिसे हम क्या कहते हैं, परपोषी भी बोलते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए इसको हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तीन भाग में क्या कर सकते हैं, इसे हम बांट सकते हैं। कौन कौन, प्राणी संभोजी, होलोजोइक, परजीवी यानी कि पैरासाइट, और क्या, मृतोपजीवी यानी कि सैप्रोजोइक। ठीक है, तो बारी बारी से हम सब इन सब के बारे में क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, अमृतोपजीवी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम क्या कहते हैं अपमार्जक यानी कि स्कैवेंजर्स। ठीक है, अवेंजर्स नहीं, स्कैवेंजर्स। पोषी पोषण तो हम देख लेते हैं स्वपोषी पोषण कहते किसे हैं, यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते किसे हैं। तो आइए देखते हैं। देखिएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, वे जीव जो अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कि क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे स्वपोषी। तथा पोषण ग्रहण करने की इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। कहने का मतलब यानी कि जो लोग अपने आसपास की चीजों का उपयोग करके क्या कर लें, अपना भोजन बना लें, उन्हें हम तो कहते हैं स्वपोषी कहते हैं। और यह जो तरीका होता है पोषण ग्रहण करने का,
यह जो तरीका है पोषण ग्रहण करने का उसे कहते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो स्वपोषी पोषण को डिफाइन करने का, परिभाषित करने का वो क्या है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी तथा पोषण ग्रहण करने की इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं कुछ। इसका उदाहरण क्या है, हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है आपका क्या दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो हम चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि जो आपका स्वपोषी पोषण होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी, एक होता है रसायन संश्लेषी। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषी या इसी क्या बोलते हैं, प्रकाश स्वपोषी। तो देखिए इसकी डिफिनेशन इस तरीके से दी गई है कि अधिकांश पौधे तथा कुछ जीवाणु, कुछ ही जीवाणु, सभी जीवाणु नहीं, ठीक है ना, अधिकांश पौधे तथा कुछ जीवाणु सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। यह क्रिया पर्णहरिम की उपस्थिति में होती है। ठीक है, जो लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे वो जानते होंगे पर्णहरिम किसे कहते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए पेड़ पत्तियों का जो रंग होता है हरा दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है, पर्णहरिम के कारण ही दिखाई देता है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब भी हम आगे के लेक्चर्स में इसके बारे में थोड़ा बहुत क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम प्रकाश संश्लेषी किन्हें कहेंगे कि जो जीवाणु होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं, अधिकांश पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहते हैं या प्रकाश स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के नाम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में दिया नहीं है एक भी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु का नाम। तो होता है क्रोमेटियम और दूसरा क्या होता है, रीडोस्पिरेलम। ठीक है, या रोडोस्पाइरेलम भी बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसे क्या करिए, पढ़िए। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर क्या कर दी गई है, लिख दी गई है। तो हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे रसायन संश्लेषी के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं रसायन संश्लेषी या रसायन स्वपोषी क्या होते हैं। देखिएगा इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत कुछ जीवाणु, देखिए सिर्फ जीवाणु की बात हो रही है, ठीक है ना, जो कुछ जीवाणु होते हैं प्रकाश की अनुपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों को उपयोग में लाकर भोजन बनाते हैं। ठीक है ना, तो रसायन संश्लेषी कौन लोग होते हैं भाई साहब, ये कुछ जीवाणु ही होते हैं। ठीक है ना, जो प्रकाश की अनुपस्थिति में यानी कि प्रकाश की अब्सेंस में क्या करेंगे, अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके क्या करेंगे, अपना भोजन क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इनका उदाहरण क्या होता है, सल्फर जीवाणु होते हैं, नाइट्रिक कारक जीवाणु होते हैं, हाइड्रोजन जीवाणु होते हैं। ये सब क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ही क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे। लेकिन हमने स्वपोषियों के बारे में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ये सब क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि विषम पोषी पोषण यानी कि हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन। देखिएगा इसमें से लिखा गया है कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर क्या रहता है, निर्भर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि अपना भोजन नहीं बना सकता, मतलब कि जितने भी आपके विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आएंगे उनके अंदर कोई ऐसा ऑर्गन ही नहीं पाया जाएगा, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं पाई जाएगी जो अपना भोजन क्या कर लें, स्वयं बना लें। जैसे कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर क्या होता है, ऐसी कोई मैकेनिज्म पाई ही नहीं जाती है जिससे हम क्या करें, अपना भोजन स्वयं ही बना सकें। ठीक है, तो इसके देखिए उदाहरण क्या दिया गया है, इसके उदाहरण है मानव व अन्य जीव। ठीक, तो हम बढ़ते हैं आगे। पहले हम लोग देख कर आए हैं कि विषम पोषण भी क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, यह भी 3 प्रकार का होता है। तो नंबर अब देखते हैं प्राणी संभोजी पोषण। देखिएगा वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक मैं बात लिखना भूल गया था, जो, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नोट्स बनाते समय यहाँ पर लिख लेंगे, वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थ को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। देखिएगा इसका उदाहरण क्या दिया गया, इसका उदाहरण दिया गया अमीबा, कुत्ता, बकरी, मानव, शेर आदि। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए बात ध्यान देने वाली है, ठोस या तरल अवस्था में, यानी कि वे लोग जो अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करें, या तो ठोस अवस्था में या तो तरल अवस्था में। तो देख लीजिए अमीबा भी होता है, वही अमीबा भी क्या है, या ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करेगा। जो कुत्ता होता है वो भी, बकरी, हम लोग यहाँ तक कि हम लोग भी क्या ठोस और तरल अवस्था में ग्रहण करेंगे। आप लोगों ने पिछली की कक्षाओं में जरूर ही पढ़ा होगा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इन सब तीनों के बारे में। तो ये जो कैटेगरी है ये किसमें आती है, ये प्राणी संभोजी में ही आती है। ठीक है ना, इनका क्या तरीका होता है, प्राणी संभोजी पोषण का ही क्या होता है, इनका तरीका होता है। ठीक, तो इस बात को क्या करेंगे आप याद रखेंगे। चलिए आगे।
अब प्राणी संभोजी के बाद हम पढ़ते हैं परजीवी यानी कि पैरासाइट। देखिएगा, वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित रहकर एवं उन्हें मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहें, हम सब कहेंगे परजीवी कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, परजीवी यानी कि पैरासाइट कहेंगे। देखिएगा ध्यान से, वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित रहकर एवं उन्हें मारे बिना अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उन्हें देखिए मारते नहीं है परजीवी लोग, ठीक है ना, उन्हें मारते नहीं है, लेकिन उन पे क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। क्योंकि अगर भाई अगर उनका जो होस्ट है जिसपे वह आश्रित है, अगर वही मर जाएगा तो इनको भोजन कहाँ से मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिएगा इसके उदाहरण क्या है, जैसे देखिएगा अमरबेल, इसका उदाहरण क्या है, जोंक है, खटमल होते हैं आपके क्या, फीता कृमि और आदि। फीता कृमि देखिए ये क्या है, अंत परजीवी का उदाहरण है। देखिए परजीवी भी दो तरीके के होते हैं। अब आगे कक्षाओं में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा ही जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में देखिए उतना गिवन नहीं है। परजीवी भी देखिए दो तरीके के होते हैं, एक होता है अंत परजीवी, एक होता है बाह्य परजीवी। परजीवी मतलब जो शरीर के अंदर पाए जाएंगे उन्हें अंत परजीवी कहेंगे, और जो शरीर के बाहर पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे, बाह्य परजीवी कहेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, नंबर 3 के बारे में, मृतोपजीवी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सब मृतोपजीवी के बारे में। देख लेते हैं क्या होते हैं। वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गए आपके कवक, जीवाणु, ईस्ट आदि, ये सब के क्या है, मृतोपजीवी हैं। यानी कि ये लोग क्या खाते हैं, सिर्फ सड़ी गली चीज़ों को ही क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहेंगे, हम सब मृतोपजीवी कहेंगे। तो उसके उदाहरण क्या हो गया आपके, कवक, जीवाणु, ईस्ट आदि। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने स्वपोषी और विषमपोषी पोषण के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम इसमें देख लेते हैं इनमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम एक पॉइंट ऐसे पढ़ लेते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर होता है। तो चलिए देख लेते हैं बारी बारी से एक एक करके। देखिएगा, स्वपोषी पोषण में पहला पॉइंट इस तरह से दिया गया है, यह हरे पादपों तथा कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। लेकिन जो आपका विषमपोषी पोषण है ये किसमें पाया जाएगा, यह कवकों व जंतुओं में पाया जाता है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, कवक उपस्थित होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ उपस्थित लिख दिया हूँ, लेकिन आप लिखेंगे तो उपस्थित होता है पूरा लिखिएगा। ठीक है, इसमें लिखा गया है स्वपोषी पोषण में क्या लिखा गया, स्वपोषण या स्वपोषी पोषण में क्या लिखा गया है, लिखा गया कि हरित लवक उपस्थित होता है। देखिए, जो लोग अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें हरित लवक होता है। तो हरित लवक में क्या होते हैं आपके, क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल को हम बोलते हैं पर्णहरित। ठीक है, उसी में क्या होता है आपका भोजन, उसी की मदद से बनता है। तो उनमें क्या पाया जाता है, स्वपोषी पोषण वालों में हरित लवक पाया जाता है। इसके बारे में अभी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो जिनको नहीं समझ में आ रहा है। तो विषमपोषी पोषण देख लेते हैं, इनमें क्या होगा, हरित लवक अनुपस्थित होगा। क्योंकि भाई देखिए, हम अपने भोजन के लिए क्या है, इन लोगों पर डिपेंड है। तो हम लोग अपना खाना तो बनाते नहीं, तो हम लोगों में क्या होगा, हरित लवक अनुपस्थित होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिएगा, नंबर 3 इसमें लिखा गया है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये तो जाहिर सी बात है, स्वपोषी पोषण हो रहा है इनमें, तो क्या होगा, ये अपना भोजन क्या बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे। और देखिए विषमपोषी पोषण में क्या लिखा गया है, भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, निर्भर है। अच्छा चलिए इस पॉइंट को अच्छे तरीके से और समझ लेते हैं, जो इसमें विषमपोषी पोषण में दिया गया है। तीसरा पॉइंट, इसको हम अच्छे से और समझ लेते हैं, समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई पेड़ है, तो पेड़ पे क्या होती है, पत्तियां होती है। उस पत्ती को कौन खा जाता है, बकरी खाती है। ठीक है, बकरी खाई, और बकरी को देखिए मानव भी खा लेते हैं, और मानव को फिर क्या खा सकता है, शेर भी खा सकता है। देखिए ये क्या है, पेड़ तो किस में आ गए आपका, ये जो पेड़ हैं ये किस में आएंगे, आपके होंगे स्वपोषी पोषण में। और ये बकरी है, ये किस में आता है आपका, ये आता है प्राणी संभोजी में। यानी प्राणी संभोजी तो किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका क्या, विषमपोषी पोषण का। ठीक है, ये किसका पार्ट है, विषमपोषी पोषण का है। तो देखिए ये तो डायरेक्ट किससे ले रही है, ऑटोट्रॉपिक वाले से, यानी कि स्वपोषी से डायरेक्ट अपना खाना ले रही है। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, तब प्रत्यक्ष बोलेंगे। इस मैटर को क्या बोल दिए हम, प्रत्यक्ष। लेकिन जो मानव है ये किसको खा रहा है, बकरी को खा रहा है। ठीक है, अरे हम डायरेक्ट हम सब भी ले सकते हैं, हम सभी पेड़ पौधे से डायरेक्ट भोजन ले सकते हैं। लेकिन एक ऐसे मैं एक चेन बता रहा हूँ। देखिए, तो ये क्या हो गया, अगर हम बकरी खा रहे हैं तो हम किस रूप से ले रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम ले रहे हैं। ठीक है ना। अब तो अगर यहाँ स्पेशली अगर मैं बात करूँ टाइगर की, यानी कि मतलब शेर जो होते हैं, लायंस होते हैं, ये सब जो होते हैं, ये सब तो भाई पत्ती तो खाते नहीं है। ये सब क्या करेंगे, पत्ती तो खाएंगे नहीं ना खाएंगे, तो क्या करेंगे, या तो ये हमें खाएंगे या तो क्या खाएंगे, बकरी को खाएंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से किस पे ये भी डिपेंड है, पेड़ पौधों, यानी कि जो लोग अपना खाना क्या कर रहे हैं, स्वयं बना रहे हैं, उन्हीं पर भी ये भी क्या है, डिपेंड है। ठीक है ना। इसमें चौथा पॉइंट लिखा गया है कि भोजन का पाचन होता है। इसमें लिखा था कि भोजन का पाचन नहीं होता है। तो इस पॉइंट को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, भोजन का पाचन होता है। देखिए, इस पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्वपोषी होते हैं उनमें पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई, की क्योंकि यह अपना भोजन या खाना उसी रूप में बनाते हैं
जिनका उपयोग वे कर सकें। ठीक है, वे उसी रूप में अपना खाना बना लेते हैं जिसका उपयोग क्या कर सकें, वो बाद में कर सकते हैं। लेकिन जो आपके परपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं उन्हें पाचन पाया जाता है। ठीक है, तो पाचन पाया जाता है, तो इसके पीछे क्या राज है भाई साहब, यह अपना भोजन स्वपोषियों से लेते हैं। तो जो भोजन लेते हैं वो तो भाई कैसा होता है, जटिल होता है। ठीक है, तो उसे किस में ही बदलते हैं, पहले सरल में बदलना इनको पड़ेगा, तभी उसका उपयोग क्या कर पाएंगे, नहीं तो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। हम लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि यह खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्पादक मतलब होता है प्रोड्यूसर। ठीक, और यह खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि यह किसके रूप में पाए जाते हैं, उत्पादक के रूप में, और किसके रूप में पाए जाते हैं, उपभोक्ता के रूप में पाए जाते हैं।